हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस के इस कोर्स में। इस कोर्स में हम रिएक्ट जेएस के सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और आगे चलकर हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स पर प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ये कोर्स कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है। आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, कैसे कैसे हम आगे जाके कोडिंग करेंगे। इस कोर्स में हम कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। तो आपको अगर कुछ नहीं भी आते हैं बेसिक्स, तो भी हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे तभी देखते जाएंगे कि क्या क्या आगे रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिएक्ट की। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस क्या होता है? जो भी हमको स्क्रीन पे दिखता है उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेसेस। ओके, हम अपनी यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं रिएक्ट की मदद से। अब आगे देखते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रिएक्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। रिएक्ट समटाइम्स रिफर्ड टू एज फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है, बट कभी कभी उसको रिफर करा जाता है एज अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के तौर पे भी। बट आपको याद रखना है कि रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक क्या है? लाइब्रेरी है। आपको क्लियरली याद रखना है कि रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है। रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हेल्प करती है यूज़र इंटरफेसेस को बिल्ड करने में। रिएक्ट, अब आपको रिएक्ट के अलग अलग नाम सुनने को मिल सकते हैं, जैसे कि हो गया रिएक्ट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस, रिएक्ट। ये सभी एक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग अलग नेम से, तो क्या ये अलग अलग है? आप रिएक्ट को अलग अलग नेम से बुला सकते हैं, जैसे कि रिएक्ट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस, रिएक्ट एक्सेट्रा। आगे देखते हैं रिएक्ट की हिस्ट्री के बारे में। रिएक्ट जेएस जो है वो क्रिएट किया था फेसबुक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, जॉर्डन वॉक ने। और रिएक्ट का फर्स्ट यूज़ हुआ था 2011 में फॉर फेसबुक्स न्यूज़फीड फीचर। फेसबुक के न्यूज़फीड फीचर में इसका यूज़ हुआ था फर्स्ट टाइम, और इसका इनिशियल रिलीज़ हुआ था जो पब्लिक में, वो हुआ था जुलाई 2013 में। ये हिस्ट्री हमको ज़्यादा इसके बारे में देखनी नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री हमारे कुछ काम नहीं आएगी, हमको सीखना है आगे। अब हम देखते हैं कि रिएक्ट क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस्ड, और तीसरा है लर्न वंस राइट एनीवेयर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव क्या है। रिएक्ट मेक्स इट पेनलेस टू क्रिएट इंटरैक्टिव यूआईज. Design simple views for each state in your application, and React will efficiently update and render just the right components when your data changes. Declarative views makes your code more predictable and easier to debug. React एक डिक्लेरेटिव अप्रोच में हमको वेबसाइट्स डेवलप करने की फीचर देता है, जिससे हमारी जो UI है वो काफ़ी इंटरेक्टिव बनती है। नेक्स्ट है रिएक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। रिएक्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? बिल्ड एनकैप्सुलेटेड कंपोनेंट्स दैट मैनेज देयर ओन स्टेट, देन कंपोज देम टू मेक कॉम्प्लेक्स यूआईज। Since component logic is written in JavaScript instead of templates, you can easily pass rich data through your app and keep state out of the DOM. DOM का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। DOM बेसिकली हमारी स्क्रीन होती है। जब भी हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे जो जो अवेलेबल होता है डेटा, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच में हमको वेबसाइट डेवलप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये जो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है, इसको भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है और क्या इसकी मेन फीचर है। और जो तीसरा फीचर है रिएक्ट का वो है लर्न वंस राइट एनीवेयर। आप एक बार इसको सीख लो और इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ईजी है रिएक्ट लर्न करने में। अब आगे देखते हैं हम कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट वर्ड का मतलब क्या है। अ कंपोनेंट इज कंसिडर्ड एज द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ रिएक्ट एप्लीकेशन. इट मेक्स द टास्क ऑफ बिल्डिंग यूआईज मच easier. Each component exists in the same space, but they work independently from another and merge all in a parent component, which will be the final UI of your application. कंपोनेंट एक बोल सकते हैं हम बिल्डिंग ब्लॉक या एक छोटा सा पार्ट एक पूरी वेबसाइट का। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट को हम पार्ट्स में डेवलप करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एक वेबसाइट के, और वो पार्ट्स अलग अपने आप में एक अलग फीचर प्रोवाइड करते हैं। अभी हम देखते हैं आगे।
एवरी एप्लीकेशन दैट इज डेवलप्ड इन रिएक्ट विल बी मेड अप ऑफ पीसेस कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। तो एक वेबसाइट को हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लाइक हम एक जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पजल्स को लेते हैं, उनको जोड़ के एक पूरी एक पिक्चर बनती है फाइनली, राइट। तो हम रिएक्ट को भी इसी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे पजल्स है वो क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, और उनको मिला के हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। सो अब एक फिगर ले लिया मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कि कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच एक्चुअल में होता क्या है। सो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डायग्राम है। तो ये डायग्राम आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट लिस्टिंग पेज का है, राइट। जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं हम, या कोई भी ब्लॉग पोस्ट वाली साइट है, तो उसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शंस दिख जाएंगे। जैसे कि हो गया, एक पहला हो गया ब्लॉग पोस्ट, उसके नीचे दूसरा ब्लॉग पोस्ट आ जाएगा। फिर ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं अबाउट का एक सेक्शन है, फिर उसके बाद लिंक्स का एक सेक्शन है, और इसके नीचे है ब्लॉग पोस्ट विद इमेज प्रीव्यू। सो ये जो अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक कंपोनेंट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो रिएक्ट क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जैसे कि हमारा जो भी चेंज होगा, सपोज अबाउट सेक्शन में कुछ चेंज हुआ है, तो हमारा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ ये अबाउट सेक्शन रिफ्रेश होगा। तो इस फीचर से हमको क्या एडेड फंक्शनैलिटी मिलती है कि हमारा जो पेज है पूरा वापस से रिफ्रेश नहीं होगा, तो उसकी वजह से हमारी साइट काफ़ी फास्ट हो जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। वरना अगर पूरा पेज रिफ्रेश होगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा और फिर आपको वो पूरा लोड होगा तो टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो ब्लॉग पोस्ट विद इमेज प्रीव्यू, सो अगर ये इमेज अगर लोड हो रही है तो पूरा पहले से दूसरा वाला पार्ट को कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो दूसरा वाला पार्ट अपने आप में पहले से ही अपडेट हो चुका है। सो अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड जो कोडिंग है वो कैसे हेल्पफुल है। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये मैंने अपनी स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं, कोडिंग स्क्रीन पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक फाइल है index.js, ठीक है। अब एक फाइल और है app.jsx। सो आगे वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि JSX क्या होता है, कैसे रिएक्ट में हम कोडिंग करते हैं कंप्लीट डिटेल में। तो अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो डोंट बी वरीड अबाउट दिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक ऐप एक हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। कंपोनेंट बेसिकली आप अभी की एक समझ सकते हैं कि एक फाइल है, उसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। अब सपोज अगर हम नॉर्मल HTML में अगर कोडिंग करते हैं और मुझे इसी जो पैराग्राफ और हेडिंग को रिपीट करना होता है एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मेरी वेबसाइट में, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इसको मैं कॉपी करता, राइट। सपोज ये मेरा HTML है, ये डिव के अंदर मैं HTML लिख रहा हूँ। सो एक बार मैंने ये लिखा, मैंने थोड़ा अपना और कोड लिखा उसके बाद, और फिर वापस मुझे यही चीज़ लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। तो इससे क्या क्या अलग अलग ड्रॉबैक्स है इसके, कि एक तो हमारा कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, हमको देखने में और अंडरस्टैंड करने में कन्फ्यूजन्स होगी। दूसरा, हमारी जब साइट हम होस्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लेगी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल केसेस। तो हम क्या करते हैं कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच में कि हमने इसको एक बार लिख दिया, अब अगर हमको इसको मल्टीपल टाइम्स स्क्रीन पे शो करवाना है तो हमको सिंपल क्या करना है, इस कंपोनेंट को कॉल करना है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने ऐप कंपोनेंट में अपना सारा जो भी डेटा है वो लिख दिया है। अब मैंने ऐप कंपोनेंट को 2 बार कॉल कर दिया तो मेरा ये स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली 2 बार प्रिंट हो गया है, राइट। अब जैसे सपोज मुझे यही चीज़ 4 बार करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको 4 बार कंपोनेंट को कॉल कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये 4 बार स्क्रीन पे आ गया है। सो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और जब भी हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हमारे पास से 1 या 2 कंपोनेंट्स नहीं होते, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हमारी वेबसाइट में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है कि हम अपनी वेबसाइट को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और फिर डेवलप करें। तो उससे क्या होता है कि एक तो हमको जो भी कोड लिखना है वो सिंपल index.html में नहीं लिखना है, वरना क्या होगा, हमारा index.html वो 1000 लाइन्स का हो जाएगा, और जब हम डीबग करेंगे या हम जब उसको रीड करने की ट्राई करेंगे तो हमको खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि वो हमने कौन सा कोड किस पर्पज़ के लिए लिखा है। कंपोनेंट्स में अगर हम लिखते हैं तो हमको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कंपोनेंट्स अबाउट सेक्शन का है, ये कंपोनेंट्स लिंक सेक्शन का है। सो हमको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट वाली फाइल में जाके सिर्फ देखना रहता है कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सो ये तो बात हो गई कंपोनेंट्स की। अब आगे बात करते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ React.js। सो React.js सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है React.js को सीखने के लिए। सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की, लाइक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बहुत बेसिक आती है, आपको सिंटैक्स पता है तो आपका काम हो जाएगा। बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल यू नीड, ठीक है।
अब कुछ और टॉपिक्स होते हैं लाइक एनपीएम का फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर। ES6 बेसिकली क्या है हम वो अभी देखेंगे आगे वीडियो में। सो ये जो कंसेप्ट है ये हेल्पफुल रहते हैं, अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी पता है तो हम आगे आने वाली वीडियोस में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या होते हैं और कैसे हेल्पफुल रहेंगे हमारी React.js की जर्नी में। अब हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि ES6 क्या होता है। ES6 बेसिकली ES6 का फुल फॉर्म है ECMAScript 6। ECMAScript was created to standardize JavaScript, and ES6 is the 6th version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. अब बेसिकली है क्या ना कि जावास्क्रिप्ट, जब से जावास्क्रिप्ट रिलीज हुई है उसके काफ़ी सारे वर्जन्स आ गए। अब हर वर्जन में कुछ अलग अलग अपडेट्स आते हैं, एक ही चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके हो गए। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करा है, ECMAScript की मदद से इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि ES6 में जो भी स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी जगह पे सेम रहने वाले हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो काफ़ी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। हम जब React.js लिखेंगे तो ट्राई करेंगे कि ES6 को ज़्यादा ES6 का कोड लिखें। बट एक और चीज़ है जो कि होती है बेबल। अब बेबल होता है एक कंपाइलर, हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। सपोज अगर हम कोई कोड ऐसा है, क्योंकि ब्राउजर्स होते हैं ना, हम जो भी कोड लिखते हैं उसका आउटपुट क्या होता है, ब्राउजर्स पे दिखता है। अब जब भी कुछ आउटपुट ब्राउजर पे दिखता है तो जरूरी नहीं है कि हर ब्राउजर ES6 को अंडरस्टैंड करे। कुछ प्रीवियसली ES5 और ES4 से कंपैटिबल ब्राउजर्स भी होंगे जो ES6 को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो सपोज अगर हमने ES6 में अपना कोड लिखा है तो वो ब्राउजर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि हम एक कोड को अलग अलग लैंग्वेजेस में तो नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या होता है, बेबल एक तरह का कंपाइलर है, तो हमारा जो भी कोड रहेगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा अपने आप ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, सपोज हमने अगर ES6 में लिखा और अगर हमारा ब्राउजर ES5 समझता है तो वो अपने आप कन्वर्ट करके ब्राउजर को एक्सप्लेन कर देगा। कंपाइलर का काम करता है बेबल। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ React.js। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ईजी टू लर्न है और यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आप देखेंगे ही आगे आने वाले लेक्चर्स में कि कितना ईजिली हम सीख जाते हैं जल्दी से इस लैंग्वेज को, और उसके बाद कैसे हम अपनी वेबसाइट्स डेवलप करेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बिकम्स ईजियर। हमारी जो वेबसाइट्स डेवलप होती है React.js के थ्रू वो काफ़ी डायनामिक वेब एप्लीकेशंस होती है, स्टैटिक नहीं होती। स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस आपने देखी होगी कि ज़्यादा कुछ वेबसाइट्स में होता नहीं है, बस सिंपल सिंगल पेजेस एप्लीकेशंस होती है। बट आपको पता है क्योंकि React.js को यूज़ करके हम कंपोनेंट बेस्ड पे हम वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं, तो एक फीचर तो क्या हो जाता है कि हमारा पूरा जो पेज है वो बार बार लोड नहीं होता, तो दिखने में भी काफ़ी इंटरैक्टिव दिखती है हमारी वेबसाइट, क्योंकि हमको जो पोर्शन जिस पोर्शन को हमको अपडेट चाहिए सिर्फ वही वाला पोर्शन अपडेट होगा। इस तरह से हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो काफ़ी डायनामिक बनती है। नेक्स्ट होता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का फीचर। हमने देखा कि कंपोनेंट्स कैसा होता है कि हमको एक बार लिखना है, उसको मल्टीपल प्लेसेस पे हम कॉल कर सकते हैं। ये फीचर भी React.js के थ्रू हमको मिलता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट का फीचर। हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाती है जब हम React.js को यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर लाइब्रेरीज ऑफ जावास्क्रिप्ट। और React.js है वो नोन टू भी है SEO फ्रेंडली। अब SEO क्या होता है, SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं अगर वो SEO फ्रेंडली है तो क्या होगा ना, जब भी कोई सर्च करेगा हमारी वेबसाइट को तो वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखेगी। अदरवाइज अगर हमारी वेबसाइट SEO फ्रेंडली ही नहीं है तो भले ही हमने कितनी भी अच्छी वेबसाइट बनाई है बट वो लोगों को जब लोग सर्च करेंगे तो दिखेगी नहीं इंटरनेट पे। React.js से हम जब भी वेबसाइट्स बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली SEO फ्रेंडली वेबसाइट्स बनती है। ये सारे एडवांटेजेस थे। इस वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया है React.js का। अब आने वाले वीडियोस में हम एक के बाद एक कंसेप्ट्स देखेंगे अलग अलग। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।